हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हमारी क्लास का एक नया दौर शुरू होगा। अगले 40 दिन तक पहले पेपर से लेकर हमारे चौथे पेपर तक सारी यूनिट को एक-एक दिन कवर करते हुए हम रोजाना एक यूनिट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने आप को ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, बहुत शांति से इस बात को धैर्य के साथ समझिए। जब भी एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई बच्चा आता है, शुरुआत करता है, तो वो यहाँ फैक्ट पढ़ने के लिए नहीं आता है। कोई भी बच्चा फैक्ट पढ़ने के लिए इस पीएससी की तैयारी को नहीं करता। फैक्ट पढ़े जाते हैं वन डे एग्जाम्स, कांस्टेबल, पटवारी ऐसे एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए। जबकि पीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको जो सिलेबस बनाकर दिया गया है, उनको जो पैटर्न बना करके दिया गया है, वो एक विशेष प्रकार का पैटर्न होता है जिसमें एक समझ विकसित करनी होती है, एक समझ उन्हें धारण करनी होती है और वो समझ अगर वो धारण नहीं करते, तो वो सिलेक्शन से बहुत ही दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं। खैर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी पीएससी की तैयारी कोई करने स्टूडेंट आता है, तो बड़े एक माया जाल में फंसकर वो पूरे टाइम केवल और केवल फैक्ट्स की ही तैयारी में जुटा रहता है और फिर बाद में पछताता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जब भी कोई स्टूडेंट पीएससी की तैयारी करता है, तो उसका पहला डे शुरुआत ही यहाँ से होनी चाहिए कि उसके एक समझ विकसित करने का पैटर्न दिया जाए, उसकी समझ को विकसित की जाए और इसी को हम इस छोटे से कोर्स में, जहां हम रोज एक क्लास के माध्यम से आपको आंसर राइटिंग का तरीका, आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग, आंसर राइटिंग में क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे करना है, इन सारे विषय के साथ साथ एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके पीछे एक विशेष वर्ड लिखा रहता है। कहीं कहीं पर विवेचना कीजिए, कहीं कहीं पर मूल्यांकन कीजिए, कहीं कहीं पर तुलना कीजिए, कहीं कहीं पर टिप्पणी लिखिए, कहीं कहीं पर बारे में बताइए। ऐसे शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे तो वहां प्रश्न बनाए जाते थे कि क्या, क्यों, कैसा, ये सामान्य बातें। लेकिन जब आप पीएससी की तैयारी करने जाते हैं, तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो आपको बड़े भयंकर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, टिप्पणी लिखिए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए। यह शब्द भी आपको इस क्लास में मैं खुद आप सबके साथ में रोजाना एक-एक शब्द सिखाते रहूंगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं इस क्लास की, जहां हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर एक समझ विकसित करने के लिए मैं जो पीछे दिए जाते जाने वाले प्रश्न होते हैं वो सिखाऊंगा। रोज एक एक वर्ड हम कंप्लीट करेंगे। 40 दिन तक 40 पीछे वाले कुछल्ले शब्द हम इन्हें कहते हैं, वो सीखने वाले हैं। चलिए, भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस क्लास पे चलते हैं। इस क्लास में मैं चाहता तो स्लाइड के माध्यम से बहुत अच्छे से चीजें प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं कॉमन आप सभी के समान हाथ से लिख करके चीजें आपको बताऊं, ताकि मैं मूल स्वरूप में आप तक चीजें पहुंचा सकूं। मैं यहाँ कुछ भी बनावटी चीजें आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। जो भी चीजें, जो भी आंसर लिखने की मैं बातें कहूंगा, वे खुद मैं लिख करके बताऊंगा। हर एक प्रश्न मैं आपको लिख करके बताने वाला हूं जो मैं सिखाऊंगा। हर एक दिन हमारा एक टेस्ट पेपर होगा, एक शॉर्ट टेस्ट फॉर्मेट में आपको यह आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं जय श्री गणेश करते हुए। पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं विवेचना क्या होती है, एनालिसिस क्या होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में पीछे लिखा होता है फलाने कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। पीछे प्रश्न के पीछे एक वर्ड यूज कर लिया जाता है, विवेचना कीजिए। या पीछे इंग्लिश वालों के लिए या वर्ड यूज होता है एनालिसिस कीजिए। तो ऐसे टाइम पर उत्तर में हम क्या लिखें? सामान्यतः हर स्टूडेंट जब भी पीछे विवेचना कीजिए लिखा हुआ होता है,
तो वो आम जो भाषा है, आम जो उसे फैक्ट्स पता होते हैं, उनको उस आंसर में लिख कर आता है और ऐसे में उसे बहुत अच्छे से नंबर नहीं मिलते। आपको समझना पड़ेगा कि जब पीछे विवेचना लिखा होता है तो उसका अर्थ क्या है। जब परीक्षा में प्रश्न के अंत में यह जोड़ा जाता है कि विवेचना कीजिए, तो स्पष्ट है कि पर्यवेक्षक मतलब एग्जामिनर हमसे प्रश्न के गहरे विश्लेषण चाहता है, उस प्रश्न की गहराई हमसे पूछना चाहता है। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है आप सभी को। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में केवल प्रश्न के विषय में सामान्य जानकारी न देते हुए उसके विभिन्न पक्षों, उसके हर एक पहलुओं को उजागर किया जाता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए अर्थात एनालिसिस कीजिए, तो आपको ऐसे एनालिसिस वाले प्रश्न में अपने आंसर को लिखते लिखते 5 बातें या 5 चीजें उसमें डालनी होती हैं। उन 5 चीजों के नाम भी याद हो, वो 5 चीजें कौन सी होती हैं? देखो, मैं परिचय अर्थात भूमिका और निष्कर्ष को एक ही बोलूंगा। सबसे पहले उसका परिचय हो, फिर उसकी विशेषताएं हो, फिर उसकी उपलब्धियां हो, फिर कमियां, चुनौतियां और समस्या, इनमें से किसी एक पॉइंट को जो उस पर सूट करती हो वो लिखी हुई हो, सुझाव या प्रभाव लिखा हुआ हो और लास्ट में निष्कर्ष लिखा हो। इन पांचों 6 चीजों को जब हम आंसर में लिखते हैं तब जाकर के बनता है हमारा मूल उत्तर, जिसका मतलब है एनालिसिस करना, विवेचना करना। कोई भी प्रश्न, मैं एक उदाहरण भी देकर आपको आज बताने वाला हूं कि विवेचना करने वाला प्रश्न क्या पूछा जाएगा तो क्या आंसर लिखेंगे, केवल बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले परिचय क्या है पर बल दिया जाता है। परिचय में हम क्या बताने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम वो चीज क्या है इस पर बात करते हैं। फिर उसके अंदर विशेषताओं में उसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं उनको शॉर्ट फॉर्मेट में मेन बॉडी के रूप में इसे लिखते हैं। यहाँ मेन बॉडी भी कही जा सकती है, मेन बॉडी की बातें यहाँ आती हैं। फिर उपलब्धियां, यहाँ जो सकारात्मक परिणाम होते हैं उन्हें लिखा जाता है। चुनौतियां, आप सबको पता है कि उसके जो सामने चुनौतियां, समस्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। सुझाव में भविष्य की क्या संभावना है ये इनको देखा जाता है, बताया जाता है। और निष्कर्ष में सभी पहलुओं को समेटे हुए संतुलित निष्कर्ष लिखा जाता है। ये तो एक कॉमन टीचर जैसी बातें हो गई, जहां मैं आपको बस केवल और केवल बातें कह देता हूं। मैं आपको केवल और केवल बातें नहीं कहूंगा, मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। उषा, रिकॉर्डेड रहेगा। हाँ बच्चा, ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप सभी को उपलब्ध रहेंगी, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेचना में न केवल फैक्ट्स या तथ्यों का वर्णन किया जाता है बल्कि उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 80% टीचर्स को नहीं पता है कि विवेचना का मतलब क्या होता है। आप सबको विवेचना का मतलब भी पता होना चाहिए और विवेचना के अंदर क्या लिखा जाता है। विवेचना में केवल फैक्ट्स या तथ्यों को नहीं शामिल किया जाता, उन तथ्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। वो अलग बात है कि एक दिन में आपको मूल्यांकन क्या होता है ये भी बताऊंगा, आलोचना क्या होती है ये भी बताऊंगा, समीक्षा क्या होती है ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझना होगा कि जब भी क्वेश्चन में पीछे लिखा होता है विवेचना कीजिए, तो आप वहां केवल फैक्ट फैक्ट लिख करके नहीं आएंगे, फैक्ट के साथ उसका यूज, उसका मूल्यांकन भी करके आएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण लेकर के प्रेजेंट करता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे आंसर करेंगे। केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, केवल सैद्धांतिक बातें करना मेरा मूल तत्व ही नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं और मैं खुद एक प्रश्न आपको लिख कर बताता हूं। मान लीजिए कि प्रश्न आपसे पूछा है, भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। 2 प्रश्न हो सकते हैं। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाता भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, तो जब वर्णन कीजिए होगा तो प्रश्न का उत्तर कुछ अलग होगा। जब आपसे पूछ लिया विवेचना कीजिए, तो ये जो शब्द जोड़ा गया है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं करके बताता हूं। परिचय, शुरुआत में मैंने कहा कि सबसे पहली स्टेप में आप परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने व प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम
जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये क्या हो गई आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिक रूप से ये बताया कि ये चीज क्या है, ये भूमिका है या इसको इंट्रोडक्शन या परिचय कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप आएंगे, इसके बाद का जो दूसरा पॉइंट होगा वहां आप विशेषताएं अर्थात मेन बॉडी लिखने वाले हैं। मेन बॉडी में क्या होगा, आपको 4-5 कार्यक्रमों की डिटेल लिखनी होगी। जैसे पहला हो गया आयुष्मान भारत, दूसरा हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल हेल्थ मिशन, टीकाकरण मिशन, इन सभी की बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन बड़ा होगा ना, यहाँ आप लिखेंगे आयुष्मान भारत, इसकी शुरुआत इस समय इस उद्देश्य से इस कार्य को करने के लिए की गई थी, ऐसे आपको लिखना है। और इन चारों कार्यक्रमों की डिटेल आप आधा पेज भर के, कम से कम, ज्यादा हो तो 1 पेज भी भरना है, वो पूरा भर करके आप लिखेंगे। ये इतने पोर्शन में आपका 1 पेज का आंसर कंप्लीट हो गया। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, इसको वर्णन कीजिए वाला प्रश्न समझ करके केवल आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन समझ करके आंसर लिख कर आते हैं, जो पूरी तरह गलत है, वहां नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ कवर करना है वो है उपलब्धियां। ऊपर लिखे गए कार्यक्रम, ऊपर क्या लिखा है आपने, आयुष्मान भारत लिखा है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम लिखा है, से कितने लोगों को फायदा हुआ, से हमारे देश में क्या बदलाव आया, उसकी उपलब्धियों को वर्णित करना है। जैसे उदाहरण, आयुष्मान भारत से 2024 तक 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर किया गया तथा लाखों परिवारों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया, ये उसकी उपलब्धि है। आगे टीकाकरण, यहाँ कोविड-19 के समय 200 करोड़ टीके लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ये भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम की विशेषता है। सर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हाँ मानसी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बच्चा, लेकिन आप लाइव कोशिश करें, क्योंकि लाइव में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके उन प्रश्नों को, उन डाउट्स को, उन चीजों को भी क्लियर करूंगा जो आप बीच बीच में पूछते जाएंगे। फिर से यहाँ आ जाओ, इसका चौथा जो चैप्टर होगा या चौथा जो हिस्सा होगा, वहां हम कमियां या चुनौतियां एक पार्ट में लिखेंगे, फैक्ट फॉर्मेट में डाटा के साथ साथ। जैसे बजट का केवल 1.84% खर्च करना, भारत सरकार अपने कुल बजट का स्वास्थ्य पर केवल 1.84% पैसा खर्च करती है, जो बहुत कम है। फिर आप 5वें नंबर पर सुझाव दें, सुझाव में आप उन्हीं कमियों को दूर करने की बातें कर सकते हैं, जैसे बजट खर्च को बढ़ाया जाना चाहिए, 5% तक किया जाना चाहिए। ऐसे 4-5 सुझाव आप दे करके लास्ट में 6ठे पॉइंट में आप निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा जाना चाहिए वो भी मैंने आपको लिखकर बता दिया। भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवाओं तक आम नागरिक की पहुंच को बेहतर बनाया है। समावेशी और समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्यक्रम जो है वो भारत के स्वास्थ्य और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव बातों के साथ आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। कल से मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि भूमिका कैसे लिखी जाती है, निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी आप पैटर्न पर सेट हो जाओ, धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा। अब अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो मैंने जैसा आपको कहा था कि एक प्रश्न में जब विवेचना कीजिए पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना होता है, मैंने स्टार्टिंग में परिचय कैसे लिखा जाता है ये लिखकर बताया। अर्थात विवेचना का जो पूरा मॉड्यूल है वो आपके सामने रखा हुआ है कि विवेचना में आपको केवल और केवल फैक्ट लिख करके नहीं आना होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, पीएससी की तैयारी और एक 1 डे स्टूडेंट की तैयारी में डिफरेंस होता है। आप अगर अपने आप को 1 डे स्टूडेंट के जैसा केवल फैक्ट रटवाते रहेंगे तो आप पीएससी के स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। और फिर अगर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल होगा। आपको अपने आप को एक समझदार स्टूडेंट के रूप में प्रेजेंट करना होगा, अपने आप को इस समझ को विकसित करना होगा। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है विवेचना कीजिए तो फिर आपका आंसर भी विवेचना कीजिए ही होना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम वो लिखें जो एग्जामिनर चाहता है, हम वो ना लिखें जो हमें याद है। हमें वो याद करना पड़ेगा जो एग्जामिनर पूछता है, हमें वो समझ विकसित करनी पड़ेगी जो एग्जाम के लिए चाहिए होती है। तो ये आपको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। आज हमने इस चैप्टर में विवेचना क्या होती है, विवेचना का क्या अर्थ होता है, जब क्वेश्चन में विवेचना पूछी जाती है तो कैसे लिखा जाए,
ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको आज ही एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके शाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आप सभी निश्चिंत रहिए, कंटेंट आप तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम इस क्लास के नेक्स्ट फेज माने अगली स्टेप पे चलते हैं। रोजाना ये जो हमारी क्लास होगी उसे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में मैं आपको एक ऐसा शब्द सिखाऊंगा जैसे आज हमने विवेचना को सीखा। दूसरे चैप्टर में हम इसी के साथ जोड़ करके कुछ क्वेश्चंस उदाहरण के रूप में लेंगे जो कि मैं आपको एक दिन पहले रात को दे दिया करूंगा। 5 क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन मैं खुद आपको हर दिन यहाँ लिख कर बताऊंगा और वो उस रिलेवेंट यूनिट से होगा जो उस दिन की आंसर राइटिंग का डे है। इससे हमारे जो बच्चे अभी मेंस देने वाले हैं उनका आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के साथ साथ एक विशेष कार्य और हो जाएगा कि उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा इन 40 दिनों में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी के साथ आज से हमारा एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी शुरू होगा जिसे हम मेंटरशिप कहते हैं। अगर आप उस कार्यक्रम को भी ज्वाइन करते हैं तो आपसे दिन भर में एक बार हमारा टीचर संपर्क करके आपको होमवर्क देगा। एक पर्टिकुलर यूनिट का होमवर्क दिया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा और उसके बारे में कैसे सरलता से चीजों को कंप्लीट किया जा सकता है ये समझाया जाएगा। आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी, दिन भर आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। सर जी ताली देखकर दोबारा प्रैक्टिस कर सके। हाँ, इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सभी को जरूर दूंगा ताकि आप इसे देखकर फिर से प्रैक्टिस कर सके और ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप सब तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। इसी क्लास में हमने आपको कल शाम को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस उपलब्ध कराए थे। अब उनके आंसर की बारी है। आपकी जो पहली यूनिट है, यूनिट 1, जो कि हमारे सिलेबस के पहले पेपर का पहला हिस्सा, इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। वहां लिखा हुआ है 0 से लेकर 18वीं शताब्दी तक के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिदृश्य, उसकी मूल विशेषता। इस यूनिट से ज्यादातर प्रश्न कैसे आते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए यूनिट 1 जो हमारे सिलेबस की है अर्थात इतिहास की जो पहली यूनिट है उसमें से 5 जो प्रश्न आने हैं या 3 जो प्रश्न आने हैं छोटे छोटे, उनमें से 3 जो छोटे प्रश्न आएंगे उनमें से 2 प्रश्न तो केवल व्यक्ति के नाम या स्थान के नाम से आ सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना सीखना पड़ेगा। जो बड़े प्रश्न आते हैं उसमें ज्यादातर पीछे जो हैं वो ऐसे सांस्कृतिक पोर्शन से लिए जाने वाले प्रश्न दिए जाते हैं। और तीसरा जो बड़ा प्रश्न है वो हमेशा 2-3 पार्ट या 2-3 टुकड़ों में तोड़कर आपको प्रेजेंट किया जाता है। कल हमने जो आपको टेस्ट के रूप में लिखने को 5 प्रश्न जो छोटे छोटे थे वो दिए थे, उसमें पहला अल बरूनी था। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आपको किसी न किसी लेखक का, किसी न किसी इतिहासकार का, किसी न किसी राजा का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ बिंदुसार को भी ज्वाइन किया था। बिंदुसार भी लिखा है, कभी कभी बिंदुसार, कभी कभी अशोक, कभी कभी हर्षवर्धन, कभी कभी कोई और समुद्रगुप्त, ऐसे राजाओं के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पैटर्न समझते हैं कि जब एग्जाम में अल बरूनी या किसी भी लेखक का नाम पूछा जाएगा तो हमें क्या आंसर करना है। आप लोगों को 3 लाइनें अपने दिमाग में सेट करनी है कि जब किसी लेखक का नाम पूछा जाएगा तो आंसर में क्या लिखना होता है। पहले ये समझ लो, अरबी लेखक या महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अब देखो इस पहली लाइन में हमने यहाँ कॉमा लगा करके 2 बातें लिखी हैं। पहला कि वो लेखक किस भाषा का लेखक है, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ कालिदास लिखा होता तो हम क्या लिखते, कालिदास लिखा होता तो यहाँ लिखते संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार, नाट्यकार या लेखककार या कवि, जो आपको लिखना है ऐसे शब्दों से उसे नवाजें, अच्छे तरीके से लिखें। अमीनाबाद घोष 2 मार्क्स में। बेटा ये अभी मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सिखा दूं, उसके बाद आपको अगले वाले पार्ट पर ले जाऊंगा जहां आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी पहले मैं जो समझाना चाहता हूँ वो वाले हिस्से को समझ लीजिए। तो अल बरूनी अगर आपसे पूछा है 2 मार्क्स में तो आपको 3 बातें लिखने की कोशिश करनी है। पहले नंबर पे आप अपने दिमाग में सेटअप डाल दीजिए कि वो किस भाषा का लेखक है, क्योंकि लेखक की मूल विशेषता होती है उसका उस लेखक या उस भाषा पर पकड़ होना।
जैसे अगर कालिदास होता तो हम क्या लिखते, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार। अगर पाणिनि लिखा होता तो हम क्या कहते, संस्कृत व्याकरण के प्रमुख जो है हमारे लेखक। ऐसे एक शब्द से हमें शुरुआत करनी है। फिर क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति होता तो उसके बारे में ये बताते कि वो कहाँ का था या कहाँ से आया। जैसे अगर यहाँ इब्ने बतूता लिखा होता तो हम लिखते उसकी भाषा का नाम और वो किस देश का लेखक था ये। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो उसके समान हम आंसर लिखने की कोशिश करते। दूसरी स्टेप में आ जाओ, यहाँ लिखते उसकी रचना का नाम किताबुल हिंद, और ब्रैकेट में अगर आपके पास जगह हो तो बताते कि वो किताब क्यों फेमस है। जैसे अगर हम पाणिनि की किताब का नाम लिखते तो फिर हाँ वहां हम लिख देते कि ये क्यों फेमस है। तो किताबुल हिंद, इसके बेस में हमने लिखा शासन व्यवस्था की जानकारी। फिर तीसरे नंबर पर उसके बारे में कुछ विशेष बताने की कोशिश करनी है, जैसे जो किसी को याद ना हो, कुछ अच्छा वाला विशेष बताओ, जो कॉमन विशेष है वो मत बताओ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। अब इसको मैं मिटाता हूं। एक बहुत कॉमन तरीके से हमने 3 लाइनों में एक छोटे से प्रश्न अल बरूनी को आंसर करने की कोशिश की और ये समझाया कि अगर कोई भी लेखक का नाम एग्जाम में आ जाता है तो हमें कैसे आंसर करना है। हमें 3 बातें लिखनी होगी। सबसे पहली बात आप लिखें कि वह किस भाषा का कवि है। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि अगर यहाँ पर किसी और ऐसे व्यक्ति का नाम, जैसे यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी हो जाता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, हिंदी के प्रसिद्ध। अब वो नाटककार है तो नाटककार, कहानीकार है तो कहानीकार, व्यंग्यकार है तो व्यंग्यकार। जैसे अगर यहाँ हरिशंकर परसाई लिखा होता तो हम यहाँ लिखते हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार। उसकी पहली बात हमें इस तरीके से प्रेजेंट करनी है। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाओ, उसकी 2 किताबों के नाम या एक किताब का नाम और उस किताब में क्या लिखा है इस बात का वर्णन, ये दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन में हमें उसके बारे में कुछ विशेष जोड़ने की कोशिश करनी है। जैसे कालिदास के बारे में लिखते तो इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर हरिशंकर परसाई के बारे में लिखते तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म भूषण विभूषण कब मिल गया, ये लिखने की कोशिश करते। इस तरीके से एक 3 नंबर की या 3 फैक्ट की एक छोटी सी आंसर राइटिंग होती, जो 2 में से 2 नंबर दिलाने के लिए सफिशिएंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एग्जाम में हमने देखा कि स्थानों के नाम भी पूछे जाते हैं। कभी कभी वो सोमनाथ पूछ लेता है, कभी कभी वो लोथल, कभी कभी सिंधु घाटी, कभी कभी कुछ ना कुछ स्थान का नाम जरूर आता है। ऐसे में आपको फिर वही 3 फैक्ट अपने दिमाग में सेट करने हैं। पहला, ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। देखो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक बंदरगाह था, ये हमने क्या लिखा, वो क्या था। अगर यहाँ पर काशी लिखा होता, यहाँ पर अगर वाराणसी लिखा होता तो हम क्या लिखते, वाराणसी के लिए कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक हिंदू धरोहर या हिंदू सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर, इस तरीके से उसे प्रेजेंट करते। ये पहली लाइन में आपका आंसर होता। फिर दूसरी लाइन में आप उसकी अवस्थिति बताते। क्या बताते, अवस्थिति माने ये कहां पर है। गुजरात अहमदाबाद, नदी भोगवा नदी के किनारे, ये आपको दूसरी लाइन में फैक्ट लिखना है। तीसरी लाइन में उसके खोजकर्ता या उसके बारे में एक विशेष पॉइंट लिखने की कोशिश करें। जैसे अगर यहाँ वाराणसी लिखा होता या प्रयागराज लिखा होता, इलाहाबाद लिखा होता, तो हम लिखते कि यहाँ महाकुंभ का आयोजन इतने वर्षों में एक बार होता है। अगर वह काशी लिखा होता तो हम यहाँ लिखते काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पर है। अगर यहाँ खजुराहो लिखा होता, मान लीजिए कि यहाँ खजुराहो लिखा हुआ है, तो खजुराहो के बारे में सेम पैटर्न पे 3 बातें लिखनी है। पहला कि वो क्या है, तो हम कहते हैं ये कौन से आदि मानव कालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध। अब या तो आप चंदेल शासकों के या प्राचीन कालीन मंदिरों या सांस्कृतिक जो विरासत है उसके लिए प्रसिद्ध है, इस टाइप से अपने आंसर को पहली लाइन को फ्रेम करते। खजुराहो के बारे में पहली लाइन ये लिखी जाती। अगर यही पर आपसे काइथा पूछ लिया जाता तो क्या कहते, पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल, इस तरीके से उसका परिचय देते कि ये चीज क्या है। ये हमारा आंसर का पहला लाइन होता। दूसरी लाइन ये कहां पर है, तो जैसे काइथा पूछा जाता तो हम आंसर करते कि मध्य प्रदेश के उज्जैन, या आपको उज्जैन नहीं पता तो जहां वो जिस जिले में भौगोलिक, या फिर आप या तो उसकी राजनीतिक इकाई का नाम ले लो या भौगोलिक। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मालवा है तो भी चलेगा, अगर हम बोलेंगे कि उज्जैन जिले के फलाने वाले तहसील में है तो भी चलेगा। अगर यहीं पर हमें
एक ये प्रश्न थोड़ा सा और अलग प्रेजेंट कर दिया जाता, अमरकंटक दे दिया जाता, तो फिर हम पहली लाइन में क्या लिखते हैं? अमरकंटक के लिए अमरकंटक या किसी भी स्थान का नाम हो तो हमें पहली लाइन में उसका अर्थ या वो क्यों फेमस है इस पॉइंट पर फोकस कराते। जैसे हम अमरकंटक को या तो शंकर भगवान के मंदिर के लिए जानते हैं या नर्मदा नदी के उद्गम के लिए जानते हैं, तो हम पहली लाइन में यहाँ क्या लिखते? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल या नर्मदा सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल। दूसरी लाइन में क्या लिखते? वो कहां पर है? ये शहडोल जिले या अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में है, ये वाला पॉइंट लिखा जाता। अगर तीसरी बात आपको लिखनी होती तो वहां क्या क्या है वो आप लिखते। ऐसे हमें एक एक प्लेस पर लिखने की कोशिश करनी है। जैसे प्रवीण ने एक वर्ड दिया, तीर्थराज कहा जाता है, कोई भी विशेष बात आपको उसमें जोड़नी है। तो इस तरीके से आपका दूसरा पैटर्न सेट हो जाए आपके दिमाग में कि लोथल या कोई स्थान का नाम पूछा तो हम क्या लिखेंगे। तीसरे नंबर पर चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध, अगर एग्जाम में कोई भी युद्ध पूछ लिया जाए तो हम तीन बातें रेड करके रखें, कब, किनके मध्य और परिणाम। ये तीन बातें हमें याद होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह बच जाए तो आप विशेष लिखें, अगर जगह बचे नहीं बचे तो आप विशेष मत लिखो। जरूरी है कि ये तीन बातें उसमें लिखी जाए। चंदेरी युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ, मुगल व राजपूतों के मध्य। यहाँ लेकिन उसके अंदर की डीप, किनके मध्य? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। परिणाम, बाबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की। ये इस रूप में यूं मत लिखना कि बाबर विजयी हुआ या अकबर विजयी हुआ, यूं नहीं लिखा जाता है। बाबर ने राजपूतों को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की, इस तरीके का पैटर्न सेट करो। अगर यहीं पर हमसे पानीपत प्रथम पूछ लिया जाता तो हम क्या करते? पानीपत प्रथम या पानीपत द्वितीय या खानवा हमसे हल्दी घाटी पूछ लिया जाता तो हम क्या लिखते? सेम पैटर्न। कब हुआ? हल्दी घाटी होता तो कब का आंसर हो जाता 1576 में हुआ। किनके मध्य? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अर्थात राजपूतों और मुगलों के मध्य। और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब रिजल्ट एक लाइन में ऐसे नहीं बताएंगे कि अकबर जीत गया या फलाना जीत गया, यहां बता सकते हैं आपके पास अगर जगह हो तो कि अकबर की तरफ से सेनापति कौन था, नेतृत्व किसने किया। जैसे अगर आप पानीपत प्रथम होता तो अकबर और या मुगलों या अकबर और राजपूतों के मध्य बोलते, लेकिन बेक में लिखते नेतृत्व बेरम खां द्वारा, ऐसा आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। तीसरा पैटर्न शायद आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस पहली यूनिट से तीसरी टाइप का प्रश्न युद्ध का नाम पूछा जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं, किसी राजा का नाम। जब किसी राजा का नाम पूछे, भले ही से वो अशोक का नाम पूछे, भले वो मौर्य साम्राज्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का पूछे या मान सिंह का पूछ ले या किसी भी राजा का नाम पूछ ले जब, तो यहाँ पर हम पहली लाइन लिखेंगे कि वो कहाँ का राजा था, वो किस वंश का या किस जगह का राजा था। ये पहली लाइन आनी चाहिए। मौर्य वंश के प्रतापी शासक, मौर्य वंश के प्रतापी शासक। तो यहाँ इसको और अच्छा बनाने के लिए आप जोड़ दें प्राचीन कालीन मौर्य वंश के प्रतापी शासक, ये भी जोड़ सकते हैं। आपको अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना होगा। दूसरा, उसका उपनाम, जैसे जैन ग्रंथों में जिनसेन और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। फिर उसकी एक विशेषता बतानी है। फिर उसका उपनाम हो गया अमित्रोघात, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक, और इसकी संज्ञा है महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता। ये हमने उसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया। अगर यहीं पर अशोक बोला जाता तो हमारे पास विशेष पॉइंट होता उसकी धम्म नीति, उसका कलिंग युद्ध, वो वहां जोड़ देते। अगर हमारे पास ये सब पॉइंट्स नहीं है, किसी विशेष राजा का नाम नहीं है, तो फिर इस तरीके से आप आंसर करेंगे। आपको ये पैटर्न अपने दिमाग में रट करके सेट करके रखना है। यही मुझसे यहाँ सीखना है आपको। इस एग्जाम में या इस क्लास में 4 फैक्ट सीखने की कोशिश मत करना मेरे साथियों। 4 फैक्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो पैटर्न मैं आपके दिमाग में सेव कराने की, आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई वर्ड जिसमें इबादत खाना पूछ लिया जाए, जैसे सुलह कुल पूछ लिया जाए, जैसे तुर्कान चहलगामी पूछ लिया जाए, या किसी विभाग का नाम जैसे बगदान, जो बलबन का महल है उसके बारे में पूछ लिया जाए, बलबन की नीति थी, लोह और रक्त की नीति, उसके बारे में पूछ लिया जाए, तब क्या आंसर करना है।
एक विशेष प्रार्थना भवन, वो चीज क्या है ये बताया गया है। वो चीज क्या है, इसका पहली लाइन में आंसर करो, वो क्या है? एक विशेष प्रार्थना भवन या सभागार, ये हमारा पहला लाइन हुआ। फिर इसकी स्थापना अकबर द्वारा 1575 में फतेहपुर सीकरी में की गई। वो कब और किसने बनाया ये बताया गया है दूसरे लाइन में, कब और किसने बनाया, क्या, कब, किसने। और तीसरा आंसर होगा उद्देश्य, विभिन्न धर्मों का आध्यात्मिक नेताओं के मध्य चर्चा द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अकबर ने ये बनाया था। ऐसा स्थान जहां पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते और वो आपस में चर्चा करते, अकबर उनसे समझ लेता, विकसित करता अपने आप को, इसके लिए बनाई गई थी इबादत खाने की व्यवस्था। मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे मेरे क्लास के मेरे सारे बच्चे ये सीख रहे होंगे कि कैसे हम इस पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लास में 70 से अधिक बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, केवल 30 सीटें और बाकी हैं जिन्हें बहुत ही कम प्राइस में 100 रुपए में ये कोर्स दिया जाएगा। 100 रुपए में कोर्स देने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, उद्देश्य केवल एकमात्र ये है कि हम अधिकांश बच्चों को कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें प्रेजेंट कर सके, सिखा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहां हम 7 नंबर के क्वेश्चंस को लिखेंगे। आज मैं आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस को लिखने का एक अलग ही पैटर्न आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं। हमने क्वेश्चन लिखा है अशोक का धम्म क्या है, व्याख्या कीजिए। बहुत सरल सा प्रश्न था, अशोक का धम्म क्या है, व्याख्या कीजिए। देखिए अगर यहां लिखा होता अशोक के धम्म के बारे में बताइए, बारे में बताइए, तो फिर आंसर अलग हो जाता। अगर यहाँ क्वेश्चन हो जाता अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए, तो फिर बातें अलग हो जाती। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अशोक का धम्म क्या है पूछा गया है, तो इस क्या है पर फोकस करना है। क्या है जब पूछा जाता है तो वो चीज क्या है का ही आंसर किया जाता है, ना कि आगे पीछे आजू बाजू फालतू की बातें की जाती हैं। सिंपल सा, अशोक का धम्म सिर्फ धम्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सिद्धांत प्रदर्शित करता है। ये 2 लाइनों में उसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर यहां आओ, फिर इसका कहां वर्णन है ये लिखा, इसे राहुलवाद से लिया गया और इसकी भाषा पाली है। इससे दूसरे अभिलेख में अशोक पूछता है क्यों में चू धम्म, इसका अर्थ हुआ कि धम्म क्या है, ये उसने खुद ने अशोक ने कहा। 7वें अभिलेख में उत्तर वह देता है कि अपाशीनवे बहु कयाने दया दानवे सुचे सोचवे माधवे साधवे च, ये उसका आंसर है। अब आप इसका अर्थ बताएंगे। तो हमने यहाँ लिखा धम्म क्या है और फिर डेश लेकर कर इसके हर एक वर्ड को लिखा। अपासीनवे मतलब अल्पतम पाप हो, बहु कयाने मतलब बहुत लोगों का कल्याण हो, तीसरा दया दानवे दया और दान हो, सुचे सोचवे मतलब सत्य बोले, माधवे मतलब मधुर वाणी हो, साधवे मतलब साधुत की तरह जीवन हो, और च यही अशोक का धम्म है। बस इतना सा हमें लिखना था, क्या पूछा जाए तो। अब देखो यही प्रश्न अगर हमसे यूं पूछ लिया जाता कि अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए, तो हम फिर ये वाला पॉइंट ना लिखते हुए टिप्पणी लिखते। टिप्पणी लिखना अलग एक कॉन्सेप्ट है, जब मैं आगे आपको टिप्पणी लिखने में क्या लिखा जाता है ये सिखाऊंगा तो अलग बातें करेंगे। यहां आपको मूल रूप से सीखना है कि क्या है जब प्रश्न पूछा जाता है तो फिर ये क्या है का ही अर्थ देना होता है, ना कि अपने मन से कुछ तो भी लिख देते हैं। आजकल अधिकांश बच्चे फैक्ट रट कर जाते हैं और फैक्ट ही लिख कर आ जाते हैं। अच्छी बात है कि हम फैक्ट लिखते हैं, लेकिन फैक्ट को सही तरीके से सही प्लेस पर जब आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आएगा, क्वेश्चन के नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। याद रखो साथियों, हम इस एग्जाम की तैयारी केवल अपने आप को सेटिस्फाई करने या समझदार बनने के लिए नहीं करते हैं। हम इस पीएससी की तैयारी करते हैं किसी पोस्ट को पाने के लिए। तो उस पोस्ट को पाने के लिए सही तरीके से सही चीजों को सीखना शुरू कीजिए। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराना, हाँ बेटा कराऊंगा। ये सब प्रश्न जो मैं ले रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही हैं। यहाँ मैं ज्यादातर जो प्रश्न लिखवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही होंगे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन था, अकबर की सुलह ए कुल की नीति का वर्णन कीजिए।
देखो आ गया ना, वर्णन कीजिए। जब एग्जाम में हमसे वर्णन कीजिए पूछा जाता है, तब आंसर राइटिंग कुछ अलग पैटर्न में होती है। सामान्य अर्थ बताओ पहले। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ है सबके साथ शांति और मेल जोल से रहना। फिर सिद्धांतों पर आधारित, यह नीति 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत, न्याय और विवेक का सिद्धांत और राजनीतिक एकता का सिद्धांत। फिर यहां से कार्य, इसके अंदर की डीपनेस पे आए। इस नीति के तहत जजिया कर समाप्त किया गया। हिंदुओं को उनकी योग्यता पर आधारित उच्च पद दिए गए, जैसे उदाहरण में बिरबल लिख दिया। राजपूतों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए गए। हिंदू जनता हेतु कल्याणकारी कार्य, जैसे सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये इसके अंदर की थीम थी। लास्ट की लाइन, यह नीति सहिष्णुता के साथ साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित थी। ये थी सुलह कुल की नीति पर टिप्पणी। अगर हमें ये पूछा होता कि क्या है, तो फिर हम आंसर करते कि किस साल में क्या है। जब पूछा जाता तो फिर हम क्या है का आंसर यूं करते कि किस साल में किस कारण से अकबर ने कब ये बनाई थी और इसमें क्या क्या बातें थी। इसमें से आधा हिस्सा तो आ जाता उसमें, लेकिन कुछ शब्दावलियां चेंज हो जाती। आपको ये दिमाग में सेट करना होगा साथियों। सर निष्कर्ष कौन से क्वेश्चन में लिखना है, किस में नहीं। बेटा धीरे 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 मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कि भूमिका कहाँ लिखनी है और कहाँ नहीं लिखनी है। थोक में समझ लो, साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें निष्कर्ष और भूमिका नहीं लिखी जाती है। बाकी अधिकांश क्वेश्चंस में लिखी जाती है, अधिकांश सब्जेक्ट में लिखी जाती है। लेकिन ये एक शब्द में कहना कोई आसान काम नहीं है। धीरे धीरे हर यूनिट के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे आपकी चीजें सुधारते जाऊंगा, धीरे धीरे एक एक बातें सिखाते जाऊंगा। एक ही लेक्चर में मैं सारी बातें सिखा नहीं पाऊंगा, या सिखाऊंगा तो शायद आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए बहुत शांति से धीरे 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 अपने आप को अपडेट करना। अब बड़े प्रश्न पे आते हैं। इसमें मेंस अभी का कौन कौन दे रहा है। बेटा अब ऐसी बातें नहीं करो मानसी, इस क्लास में अभी आप मुझसे प्रश्न करो ताकि आपको मैं कुछ ना कुछ सिखा पाऊं। ऐसे प्रश्न प्लीज ना करें। अब हम 11 नंबर वाले प्रश्न पर आते हैं, 10 नंबर वाले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताओं की तुलना भारत की वर्तमान स्मार्ट सिटी योजना से कीजिए। एग्जाम में जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तुलना करने का, तो आपको ध्यान रखना है कि तुलना करने वाले प्रश्नों को आंसर हमें स्पेसिफिक ढंग से देना होता है। और वो ढंग क्या होता है, सबसे पहले हमें बड़े प्रश्नों में जरूर 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 भूमिका लिखनी है। भूमिका लिखे बिना आप आंसर राइटिंग बड़े प्रश्नों में नहीं करेंगे। आंसर लिखना शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व विश्व की सबसे प्राचीन नगर नियोजन सभ्यता में से एक थी। वर्तमान भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना व इस प्राचीन व्यवस्था का विश्लेषण निम्न बिंदुओं पर है। आगे आ जाओ। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तुलना कीजिए, हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक लाइन खींचते हैं, इधर सिंधु घाटी और इधर स्मार्ट सिटी, और दोनों को अंतर या तुलना करते हैं। नहीं, एग्जाम में जब आपसे कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाता है या छोटा प्रश्न पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है अंतर लिखिए या फिर तुलना कीजिए, तो आप वो वाला पैटर्न जो बचपन में हम करते थे ना, कि स्मार्ट सिटी लिखा और इधर की तरफ लिखा सिंधु घाटी और दोनों में एक जैसी बातें कर दी तो तुलना हो गई, और दोनों में अलग अलग बातें कर दी तो अंतर हो गया। ये पैटर्न बंद कर दो बच्चा। आपको पैटर्न फॉलो करना है 3 भागों वाला, जिसमें आप पहले में आधार या क्षेत्र लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे सिंधु घाटी और तीसरे में लिखेंगे स्मार्ट सिटी। पहले आप आधार या क्षेत्र बताएंगे, फिर पॉइंट 1, फिर यहाँ इस तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे। असली में पैटर्न यही है। आप छोटे से बच्चे नहीं हो कि एग्जाम में वो बीच की लाइन खींच करके ऐसे ऐसे आंसर करते हो, मत किया करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले लिखना है क्षेत्र या आधार। पहला नंबर लिखा सड़क व्यवस्था, यहाँ लिखा सिंधु घाटी और उसके बारे में लिखा सड़क ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, चौड़ी सीधी और समानांतर जो समकोण पर काटती थी। अब यहाँ से दूसरा पार्ट, स्मार्ट सिटी परियोजना। वर्तमान में संचालित स्मार्ट सिटी के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट में यही व्यवस्था अपनाई गई है, उदाहरण भोपाल और चंडीगढ़। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन हेतु
कुएं एवं स्नानागार निर्मित किए गए थे, उदाहरण मोहनजोदड़ो। वर्तमान में जल प्रबंधन हेतु हर घर नल घर घर जल के तहत घर घर जल नियोजित तरीके से पहुंचाया जा रहा है। आप चाहो तो यहाँ उदाहरण पे पहला जिला बुरहानपुर था वो लिख सकते हो। तीसरे नंबर पे आए, तीसरा पॉइंट डाला, आधार लिखा जल निकासी, फिर सिंधु घाटी का लिखा, यहाँ पर भूमिगत जल निकासी हेतु नालियां होती थी, यहाँ लिखा वर्तमान में स्वच्छ भारत के तहत सीवेज सिस्टम और स्मार्ट सिटी में ढकी हुई नालियों पर बल दिया जा रहा है, उदाहरण भोपाल। ये आपने आंसर लिखा है। अगले वाले पॉइंट पे आओ, चौथे नंबर का पॉइंट हमने डालना है और वहां सेम पैटर्न पे एक क्षेत्रीय आधार लिखेंगे और फिर उसके बाद हम बातें करेंगे क्षेत्रीय आधार। आधार लिखा सार्वजनिक सुविधाएं, सिंधु घाटी में लिखा सिंधु घाटी में सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार, भंडारागार हुआ करते थे, उदाहरण मोहनजोदड़ो या लोथल। यहाँ पर लिखा है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, डिजिटल हेल्थ सेंटर, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की जा रही है। अगले पॉइंट पे आओ, पर्यावरण सुरक्षा, वातावरण स्वच्छता हेतु बाग, बगीचे और जलाशयों का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में हरित गृह, ग्रीन जोन, पार्क आदि विकसित किए जा रहे हैं, उदाहरण लोधी गार्डन दिल्ली, इको पार्क कोलकाता। ऐसी कुछ उदाहरण भी लिखने हैं। फिर यहाँ आ जाओ, सुरक्षा व्यवस्था, नगर नियोजन में सुरक्षा हेतु किलेबंदी, दीवारें एवं चौकियां होती थी। वर्तमान में स्मार्ट सिटी में भी स्मार्ट कैमरे, सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है, उदाहरण दिल्ली। दिल्ली में स्मार्ट कैमरे पूरे दिल्ली में लगा दिए गए हैं। इस तरीके से हमें आंसर करना है। अब आते हैं निष्कर्ष की बारी पर। हमें निष्कर्ष जो लिखना है, देखो इतिहास के हर एक प्रश्न में, बड़े प्रश्न में तो निष्कर्ष लिखना ही लिखना है। जहां नहीं लिखना होगा मैं इसमें इंडिकेट करूंगा, वहां मैं बताऊंगा। अतः सिंधु घाटी सभ्यता भौतिक संरचना पर केंद्रित थी, जबकि स्मार्ट सिटी पारिस्थितिकी डिजिटल तकनीक पर आधारित सतत विकास को दर्शाती है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की शहरी परंपरा प्राचीन काल से ही नवाचार और सुनियोजन की मिसाल रही है। ये हमारा निष्कर्ष हो गया। इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो मजबूर हो जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देने में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है आंसर राइटिंग करने का, आंसर लिख कर बताया है, क्या आपको ये समझ आ गया? इसके बाद अगले वाले स्टेप में चलेंगे। मैं जनरली रोजाना इतने प्रश्न आपको लिखकर बताऊंगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मुझे आज ज्यादा चीजें समझानी है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों पर चलता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ और प्रश्न रखा हूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेंधव सप्त सेंधव प्रदेश, क्या पूछ लिया जाए सप्त सेंधव प्रदेश, तो क्या आंसर करोगे? सप्त सेंधव प्रदेश 7 प्रमुख नदियों सिंधु, सरस्वती, घग्गर, आस्किनी, रावी, झेलम, व्यास के किनारे बसा आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान, वर्तमान पंजाब एवं कश्मीर। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चाहो तो इसको पॉइंट वाइज लिख दो, चाहो तो इसको पॉइंट वाइज मत लिखो। यहाँ सलाह ऐसी है कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है जहां आपको थोड़ा सा फैक्चुअल आंसर करना है तो आप पॉइंट वाइज लिखें। जहां आपको उस बात को समझाने वाला आंसर करना है तो आप पैराग्राफ में या बिना फैक्ट के पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे। इतिहास में आंसर राइटिंग करने की सबसे शानदार पद्धति होती है जब आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है तो फैक्ट के रूप में 1 2 3 लिख करके आंसर करो, और जब आपसे कोई समझ विकसित करने या समझ देखने वाला प्रश्न पूछा जाता है तो फिर पूरा 3 लाइन में थ्योरेटिकल आंसर, उसका व्याख्यात्मक रूप में आंसर लिखो। ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। सर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आए तो कैसे लिखेंगे? सप्त सिंधु प्रदेश का पूछ रहे हो क्या? सुखवंती आप अगर ये 7 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं तो एक बार और कमेंट करें, क्योंकि मैं समझ लूं कि आप कौन से प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं, फिर मैं आंसर करता हूं। जब तक मैं ये 2-3 बता देता हूं तब तक आप अपना कमेंट कर लेना। झूकर झाकर संस्कृति, मान लीजिए आपसे प्रश्न ये पूछ लिया हड़प्पा कालीन प्रमुख संस्कृति, पहली लाइन में क्या आ गया? हड़प्पा कालीन प्रमुख संस्कृति जिसके अवशेष चंद खुदड़ों से प्राप्त हुए, सिंधु नदी के किनारे पनपी यहाँ प्रमुख कृषि मूलक संस्कृति थी। देखो मैंने पहले नंबर पर जब आपको क्वेश्चन पूछे थे तो
क्वेश्चन बताए थे तो आपको वन लाइनर फैक्ट फॉर्मेट में आंसर लिखने का तरीका बताया। यहाँ जब मैं आपको आंसर लिखने का सिस्टम बता रहा हूँ तो पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में चल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका क्वेश्चन फैक्चुअल फॉर्मेट में है तो फैक्चुअल आंसर कीजिए, अगर वो समझ वाला क्वेश्चन है तो फिर 3 लाइन फॉर्मेट में आंसर कीजिए, लाइनिंग में फैक्ट मत डालिए। ऐसा आपको सिस्टम याद करना है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तुलनात्मक वाले क्वेश्चन को सुखवंती पूछ रही है, पहले ये बता देता हूँ फिर बेटा वो बताऊंगा। हड़प्पाई लिपि संभवतः भाव चित्रात्मक लिपि जिसमें लगभग 400 चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली इस लिपि में मछली चिड़िया की आकृति मिली। सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कर्निघन द्वारा। देखो इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर मैंने पैराग्राफ पद्धति से दिया। पिछले तीनों ही प्रश्नों का, पांचों ही प्रश्नों का उत्तर मैंने फैक्चुअल पद्धति से दिया था। आप इसमें से जहां जो सुटेबल होती है, देखो हमारे मार्केट में सबके दिमाग में घुसेड़ दिया गया है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर फैक्चुअल फॉर्मेट में लिखने। नहीं भाई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जियोग्राफी के अंदर ऐसी पद्धति का पालन करना रहेगा, लेकिन हिस्ट्री में आपको दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। आपको कुछ प्रश्न फैक्चुअल तरीके से लिखने हैं जो पहले नंबर पे लिखे, और कुछ प्रश्न आपको व्याख्या फॉर्मेट में लिखने हैं या आंसर उनके व्याख्या फॉर्मेट में लिखने हैं। अब आते हैं सुखवंती के प्रश्न पर। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सर अगर ये क्वेश्चन जो कि अभी आपने बताया कौन सा लिपि वाला, ये तुलना वाला, अगर ये प्रश्न 7 नंबर में आ जाता तो हम क्या लिखते। चलिए मैं लिख करके बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सिंधु घाटी और स्मार्ट जो परियोजना, स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी परियोजना को 7 नंबर में लिखो, तो बस कुछ नहीं करते, सेम पैटर्न पे भूमिका गायब कर देते। पहले एक लाइन में भूमिका लिखने की कोशिश करते। अगर एक लाइन में भी आप लिखने में नहीं सक्षम है तो फिर गायब कर दो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सीधे क्षेत्र डालते और फिर क्षेत्र में पहला नंबर यहाँ सिंधु घाटी लिखते, यहाँ स्मार्ट सिटी लिखते और इन पॉइंट्स को छोटा छोटा कर देते। जैसे पहली लाइन में यहाँ लिखते सड़क, अब यहाँ केवल एक वर्ड, यहाँ लिखते समकोण पर काटती, समकोण पर काटती, और यहाँ लिखते समानांतर। अब यहाँ आंसर में लिखते भारतमाला के तहत भोपाल में भी सेम। ऐसे आंसर करते, छोटे छोटे वर्ड्स में आंसर करते। दूसरा यहाँ लिखते जल प्रबंधन, फिर यहाँ लिखते, यहाँ जल प्रबंधन के लिए सामूहिक स्नानागार, यहाँ लिखते नल जल मिशन। यहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट लिखते जल निकासी, और फिर इसके अंदर यहाँ लिखते ढकी हुई नालियां, यहाँ लिखते सीवेज प्रणाली को अपनाया। यहाँ लिखते चौथा पॉइंट, आप यहाँ लिख लेते पर्यावरण संरक्षण, यहाँ लिखते पार्क या जो सामूहिक ग्रीन होते थे वो, यहाँ लिखते ग्रीन जोन, इको पार्क, और फिर उदाहरण लिख देते एक लाइन में। बस इस तरीके से 5 बातें लिख करके सुखवंती इसका आंसर कर लेते, तो ये हमारा पैटर्न 7 नंबर में हो जाता कम शब्दों में। जब हमें बड़े बड़े शब्दों में लिखना होता तो हम उसी को डीप में लिखते। आपको शायद मैं बहुत सारी बातें समझा पा रहा हूं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। आपको जो भी डाउट हो वो आप इस क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और बताने की कोशिश करता हूं, चित्र कहां पर बनाए जाते हैं। जहां चित्र बना सकने की संभावना हो वहीं पर बनाना है, फालतू जगह पर चित्र नहीं बनाना है। आपसे 7 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन की डिमांड ही है कि आप भौगोलिक विस्तार बताएं। क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में प्रमुख सिंधु सैंधव सभ्यता जो सप्त सैंधव प्रदेश में विकसित हुई। देखो इसमें अगर दूर से देखोगे तो भूमिका भी आ गई और शुरुआत भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली थी। इसका विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। भारत में इसके प्रमुख स्थल धोलावीरा, रोपड़, कालीबंगा, लोथल तथा पाकिस्तान में पाकिस्तान का पंजाब प्रांत प्रमुख थे। ये एक छोटा सा चित्र बना करके उसकी सीमा बता दी कि उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में क्या थी, और एक लाइन में लिख दिया। इसके बारे में लिखा, इन सब का वर्तमान तक सभ्यता के 2600 वर्षों से भी अधिक स्थल खोजे गए हैं, या 2600 से अधिक स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। सर्वाधिक स्थल गुजरात में व्याप्त हैं।
बस ये आपका आंसर हो गया। जैसा पैटर्न आपके 7 नंबर के क्वेश्चन का था, उसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने इस प्रश्न को लिखकर बताया। साथ में ये बताया कि कहाँ हमें चित्र या कहाँ पर हमें नक्शा या फिर टेबल चार्ट जोड़ना है। यहाँ पर आपके पास स्पेस थी जोड़ने की तो जोड़ना है, अगर स्पेस नहीं होती तो नहीं जोड़ते। घग्गर हकरा सभ्यता 2 अंकों में। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिख करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम आप पैटर्न लिखने की समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ आपको एक आंसर लिख करके बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर राइटिंग में अगर आप चाहेंगे तो मैं एक ही आंसर लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूँ जहां हमें पैटर्न लिखना है, पैटर्न सीखना है, किस पैटर्न को फॉलो किया जाए, किस पैटर्न के माध्यम से आंसर किया जाए। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। सेम प्रश्न हमने थोड़ा सा चेंज किया। प्रश्न क्या था? हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की आर्थिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया? हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन और व्यापार था। आपकी शुरुआत इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से आपको सोचना शुरू करना है। देखो अगर आपको बहुत शॉर्ट में समझ आ रहा होगा तो यहां मैंने लिख रखा है कृषि, एक छोटे से शब्दों में, ये समझाने के लिए लिखा है। यद्यपि ये अन्य व्यवसाय भी करते थे, वे गेहूं, जौ, बाजरा और कपास उगाते थे। ये यहां से यहां तक हो गया कृषि का आंसर। फिर ये आए पशुपालन पे, विभिन्न प्रकार के फलों उत्पादन करते थे तथा भैंस, गाय, भेड़, सुअर, कुत्ता, बैल, तोता, बाज आदि पालते थे। दूध देने वाले जानवरों के अतिरिक्त वे शौक के लिए भी जानवर पालते थे। यहां से यहां तक हमने पहले कृषि को डिफाइन किया, फिर हमने पशुपालन को डिफाइन किया। ये हमारे 2 पैटर्न थे। फिर यहाँ आओ तीसरे नंबर पे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उनका व्यापार भारत के अन्य भागों और विदेशों से भी था। मतलब व्यापार कहाँ पे किसके साथ करते थे ये समझाया गया। फिर इन क्षेत्रों के नाम कश्मीर, मैसूर, नीलगिरी पहाड़ियों के प्रदेशों, मिस्र, कीट, सुमेरु, मेसोपोटामिया के साथ संबंध थे। और लास्ट के एक पैराग्राफ में उन चीजों को बताया गया कि इन देशों के साथ हम क्या चीजें लेते थे और क्या चीजें देते थे। अनुराधा, इस पर पैटर्न ही सीखने का कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखा जाए ये सोचना सीखना है। हाँ बेटा यही सीखना है। अगर फैक्ट की बात करने लगे तो फिर तो मैं सिलेबस पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। आप पूरा सिलेबस मुझसे पूछ लो तो मैं एक एक क्वेश्चन दिन में एक बार आऊंगा, 1 घंटे की क्लास में 2 प्रश्न आपके जवाब दे दूंगा और मैं चले जाऊंगा। नहीं, हमें इतना सा काम नहीं करना है, हमें अपनी क्षमताएं विकसित करनी है। इस क्षमता को कैसे बढ़ा, देखो ऐसे तो फिर अगर क्या हुआ कि एक सड़ा प्रश्न ले लो जो कभी जीवन में पूछा भी नहीं गया और कभी पूछा भी नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी एग्जाम में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मेंस एग्जाम में कि जो उन्होंने हिस्ट्री के क्वेश्चन बनाए हो वो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सबको आते हों। अगर आज तक के पेपर में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहा, एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जहां सारे प्रश्न सबको आते हों, तो आगे भी ये होगा नहीं। अब ये मानकर चलो, हमें सारे प्रश्न कवर करने की बजाय, सारे प्रश्न कवर करने की बजाय अच्छे से कवर करने पर फोकस करना है। आंसर राइटिंग का मतलब कंटेंट सिखाना नहीं है बेटा, कंटेंट देने का काम क्लास में किया जाता है, उसके लिए हमारी एक अलग से क्लास संचालित है, वहां हम ये कंटेंट सिखाने का काम करते हैं। यहां मैं आपको पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा पैटर्न मुझसे सीखने की कोशिश करें। अगर पैटर्न सीख गए तो आप अपने शब्दों में चीजों को ढालते सीख जाएंगे। और भी प्रश्न इसमें मैंने लिख रखे हैं, लेकिन इनको आंसर आप स्वयं पढ़ करके देखिएगा। एक क्वेश्चन धार्मिक व्यवस्था पर लिया गया है, एक क्वेश्चन सामाजिक जीवन पर लिया गया है, एक क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले फॉर्मेट में जो संस्कार हो सकता है, आश्रम व्यवस्था हो सकती है, पुरुषार्थ हो सकता है, उस पैटर्न पर लिया गया है। आप सब लोग यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें। पीडीएफ इसी के साथ, इसी लेक्चर के साथ अटैच कर दी गई है। आप सभी उसको अच्छे से, आराम से, शांति से, धैर्य के साथ पढ़ें, कवर करें और अपने आप की क्वालिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और रोजाना 2 से 3 प्रश्न जरूर लिखने की कोशिश करें। जरूर, जरूर, जरूर अपने आप में इसको इंक्रीमेंट लाने की कोशिश करें। अपने स्ट्रेंथ जो है उसमें डाटा की बजाय क्वालिटी पर काम करना शुरू करें। डाटा तो अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसे बहुत ज्यादा सीखने पर फोकस मत करो। जिसकी लिमिटेशंस हैं, जिसे हम और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उसे सीखो। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।